सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जश्न अदब को, भाई रंजीत साहब को कि जिन्होंने इस वक्त में भी इस तरह के कार्यक्रम की योजना बनाई। आज जिस मौजू पर बात करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं वो कुछ उसी तरह का है जो सेशन अभी ठीक इससे पहले था। इससे पहले के सेशन में हम खामोशी पर बात कर रहे थे और इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो दिख रहा है चेहरा है, उसके ऊपर मुखौटा है, कितना कहानियों में नाटकों में कह दिया गया है, कितना कहानियों में नाटकों में रह गया है, किस तरह कहानियां एक रास्ते को तय करते हुए बाजार तक पहुंच गईं और कुछ कहानियां जो बाजार का रास्ता नहीं अपना पाई वो थिएटर की दुनिया में घूमती रही। मेरा पहला सवाल, माफी चाहूंगा, मैं पहले दोनों लोगों का तारुफ खैर मैं क्या ही कराऊंगा। जितने भी लोग मौजूद हैं वो अरविंद गौर सर को न जानते हों ऐसा मुमकिन है नहीं। थिएटर की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, अस्मिता थिएटर। आप जहां भी समाज में कोई उथल पुथल देखते हैं, काले कुर्ते में लोग वहां आपको नजर आते हैं और ये काला कुर्ता अस्मिता थिएटर की पहचान है और इसके ताने बाने को बुनने वाले हैं अरविंद गौड़ साहब। कहानी नुक्कड़ नाटकों की एक किताब वाड़ी प्रकाशन से भी शाया हुई है और जो आई थिंक दिल्ली के कुछ स्कूलों में उसे पढ़ाया भी जा रहा है। दूसरी तरफ ये चेहरा जिसको देखते ही हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। हालांकि हम सब ने इस चेहरे को बहुत बाद में देखा। इस चेहरे की शुरुआत, फैसल भाई की शुरुआत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एमबीए करने के लिए आप मुंबई भाग के गए थे, कुछ इस तरह की कहानी थी। एमबीए कोचिंग करने दिल्ली आया था पर हो नहीं पाया मुझसे यहाँ पे तो और फिर नहीं होते होते, देखिए मैं कह रहा हूं वही जो नहीं हो पाया से हो पाया तक की बात हम आज कर रहे हैं। कैरियर का लॉन्चर नहीं हो पाया कैरियर लॉन्चर में तो जो है और उसके बाद मुंबई में रहते हुए किस तरह से आप सहारा पहुंचे और फिर सहारा से किस तरह निकल करके प्रोडक्शन, थिएटर और लेबर जॉब है अभी तक, तो लेबर चल रहा है कहीं अभी एंडलेस है पर सही है। अच्छा, तो अभी भी आप चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम कर चुके हों, पंचायत में काम कर चुके हों जिसको इतनी शोहरत, इतनी मोहब्बत मिली, आप अभी भी उसको लेबर वर्क ही मानते हैं? हाँ, वो फर्स्ट जॉब तो जो प्रोड्यूस करता हूँ वो है, तो वो लेबर से थैंकलेस जॉब होता है वो, क्योंकि सब लोग अच्छा कभी भी किसी प्रोड्यूसर को नहीं बोलते हैं। बोलते हैं एक्टर अच्छा था, डायरेक्टर अच्छा था, राइटिंग अच्छी थी, प्रोड्यूसर बहुत कमीना था। तो ये एक थैंकलेस जॉब होता है। मतलब यहाँ पे बहुत से लोग हैं वो सब कुछ बनना चाहेंगे, प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहेंगे। होगा अच्छा एक्टर बन जाएगा, एक्टर बाद में प्रोड्यूसर बनता है पैसा लेने के लिए जो है। और फर्स्ट लेवल के जॉब में इसे थैंकलेस जॉब बोलते हैं। तो आप कुछ भी करिए, रात भर शूटिंग वूटिंग करके वापस आइए, वो कहेंगे नहीं यार वो अच्छा था, ये अच्छा था। वो प्रोडक्शन वाला बहुत कमीना था रात में लेट दिया उसने सामान, ऐसा है। पर अच्छा है, मज़ेदार है। ये फर्स्ट स्टेप होता है प्रोड्यूस करना, तो शुरू से लेके एंड तक वही रहता है प्रोजेक्ट पे। पीपल विल कम एंड गो बट द एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर हैज टू गिव, सो दैट्स द थिंग। थैंक यू। अगर हम थिएटर और सिनेमा के कुछ फर्क की बात करें, दोनों में अंतर की बात करें और एक एक बिंदु लेकर के बात करें, तो सबसे पहले मेरे सवाल माध्यम के तौर पे होगा कि थिएटर माध्यम के तौर पर एक फिल्म के माध्यम से अलग कैसे है? सबसे पहले तो आप सबका आभार कि आप यहाँ पर आए। और आज जो है हेलो जी, आप सबका बहुत आभार कि आप यहाँ पर आए। आज विश्व रंगमंच दिवस है। दुनिया में आज के दिन को थिएटर का दिन के रूप में मनाया जाता है, इसलिए आप सबको थिएटर रंगमंच दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। दुनिया में बहुत सारे दिन हैं,
अलग अलग दिन है, एक थिएटर का दिन भी हो गया और हम उस दिन एक दूसरे को कहते हैं कि बहुत ही हैप्पी थिएटर डे। और जब हैप्पी थिएटर डे कहते हैं तो उस हैप्पी के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारा दर्द, बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे माँ बापों के सपने, बहुत सारा पसीना, बहुत सारी डांटें और बहुत कुछ हमारा छिपा होता है जो हम उसको हैप्पी थिएटर डे बनाते हैं। क्योंकि भारत में रंगमंच करना अपने आप में बहुत ही कठिन काम है। पहली बात तो उसके सपने देखना ही मुश्किल काम है, क्योंकि आज भी रंगमंच की यात्रा यहाँ से वहाँ तक की यात्रा है। बीच में गौरव भाई जैसे हैं, अरे ये यात्रा यहाँ चलती रहती है, तो रंगमंच की यात्रा बहुत मुश्किल है। और जैसा आपने सवाल किया कि रंगमंच में और सिनेमा में क्या अंतर है, तो उसमें मैं समानता ज़्यादा देखता हूँ। और समानता ये है कि जो अभिनय रंगमंच में सीखा जाता है, हमारे जो अभिनेता हैं जो रंगमंच सीखते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते हैं, उनकी एक्टिंग जो है वो सिनेमा के स्तर को आगे जाके बढ़ा देती है। यानी कि सिनेमा की एक्टिंग का स्तर किसने बढ़ाया है? थिएटर ने बढ़ाया है। चाहे वो बलराज साहनी हो, चाहे दीपक डोबरियाल हो, चाहे कंगना रनावत हो, नसरुद्दीन शाह हो, या तमाम अभिनेता, पंकज कपूर से बहुत लंबी लिस्ट है हमारी, उन सब ने, शबाना आजमी से तमाम लोगों ने, रंगमंच के कलाकारों ने जाकर सिनेमा के अभिनय के स्तर को बढ़ाया है। और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ भारत में नहीं हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर हुआ है। और ये अपने आप में आशा पैदा करता है, उम्मीद पैदा करता है कि हमारे अभिनेताओं के बीच में रंगमंच और सिनेमा के बीच में एक जो पुल बनता है, जो लॉरेंस ओलिवर जैसे बड़े अभिनेताओं ने बनाया, जिनका नाम शेक्सपियर के नाटकों के साथ जुड़ा रहा। और उन्होंने रंगमंच, उनका नाटक ओथेलो तो ऐसा है कि आप लगता है कि नाटक देखना शुरू करते हैं और नाटक देखते देखते कब वो सिनेमा में तब्दील हो जाता है, कब वापस नाटक में आता है, आपके लिए एकदम चमत्कृत करता है कि कैसे निर्देशक उसको बनाता है। तो ये मुझे लगता है कि दोनों के अंदर बहुत समानता ही है। बाकी अंतर यही है कि सिनेमा में शुरुआती अभिनेता होते हैं जो कि अपना सपना देखने आते हैं और फिर अपने भविष्य के लिए वो सिनेमा में चले जाते हैं। तो सिनेमा का मास्टर, एक्टिंग का मास्टर, जो थिएटर का मास्टर है, वो वहीं का वहीं रह जाता है, पीपल के पेड़ के नीचे या किसी पेड़ के नीचे अगले छात्रों का इंतजार करता हुआ कि अगले छात्र आएंगे, उनको हम जो थिएटर सिखाएंगे। तो ये एक बहुत कड़वा सच भी है और एक अपने आप में आशावान है कि नए बीज रोजाना पनपते हैं, हमेशा नए वृक्ष आते हैं और वो फिर महावृक्ष बनते हैं। तो थिएटर की एक बहुत बड़ी दुनिया है और वो तकनीक का माध्यम है। ये तकनीक के साथ साथ इसमें तकनीक कम है, इसमें दिल और दिमाग का माध्यम है। इसमें जो है आपके महसूस जो करते हैं उसका माध्यम है और दूसरा डायरेक्टर की डांट का माध्यम है। जी डायरेक्टर जो डांटता है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बुनियादी मुझे अंतर लगता है। जी, एक और चीज शायद जो छूट गई, थिएटर और फिल्मों में कमाई का एक बहुत बड़ा फर्क है। ये तो निसंदेह, क्योंकि सिनेमा अपने आप में कॉमर्शियल है और उसका एक अपना आर्थिक शास्त्र है जो अभी तक हम थिएटर में नहीं बना पाए। क्योंकि उसका बहुत से बड़ा कारण ये है कि हमारे पास आज़ादी के इतने साल बाद भी आज तक कोई कल्चर पॉलिसी भारत में नहीं बनी है जी। और कल्चर पॉलिसी नहीं बनी है तो हम अभिनेताओं के भविष्य को, उनके आगे की दुनिया को, उसके लिए हमारे पास कोई योजनाएं नहीं है। और ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमारे पास 17-18 से ज़्यादा IIT हैं, IIM बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अभी भी एक ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। हमारे पास प्रशिक्षण का जो अभाव है, जो एक दृष्टि का अभाव है, वो उसके कारण हमारे पास टीचर्स नहीं पैदा हो पाए हैं, अभिनय के टीचर्स नहीं है, फैकल्टी नहीं है। और सबसे बड़ा एक जो विडंबना की बात ये है कि आज़ादी के बाद हमारे पास जो व्यापक दृष्टिकोण होना चाहिए था कला और संस्कृति को लेकर, वो सिर्फ जो है वो उत्सवों तक और सरकारी पैसों ग्रांट तक रह गया है या स्कॉलरशिप तक रह गया है। जो एक बड़ा हमारा नजरिया होना चाहिए था, जैसे उदाहरण के लिए एक केरल का विद्यार्थी दिल्ली में आकर रंगमंच क्यों करेगा, असम का विद्यार्थी दिल्ली में आकर रंगमंच क्यों करेगा, मराठी का, गुजराती का, आंध्रा का, किसी भी मलयालम का, यहाँ तक कि भोजपुरी का छात्र भी आकर दिल्ली में आकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मेहनत करने के बाद और उसके बाद जब प्रवेश लेगा तो वो अपनी भाषा में नाटक नहीं करेगा, अपनी बोली में नाटक नहीं करेगा, वो सो काल राष्ट्रीयता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी में नाटक करेगा। यानी कि जो उसका टैलेंट है, जो तमिल में कर सकता है और बंगाली में कर सकता है, अपनी भोजपुरी के अंदर कर सकता है, वो नहीं करेगा। हम उसकी भाषाओं को, उसकी बोली को, उसकी संस्कृति को, उसकी पूरी परंपरा को खत्म करके एक रंग देते सो काल राष्ट्रीयता का।
ये पिछले 70 सालों से लगातार चल रहा है। मैं लगातार इसका विरोध करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस देश के अंदर तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, बड़े तमाम जो है बहुत बड़े संस्कृति कर्मी भी रहे हैं, लेकिन कभी भी ये अभिनय के क्षेत्र में आने वाले विद्यार्थियों की समस्या को, अभिनेताओं की समस्या को समझना नहीं चाहते हैं। और यही कारण है, सिर्फ यही कारण नहीं है कि हमने क्षेत्रीय रंगमंच को डेवलप नहीं होने दिया है। हमने, हमारे पास जब फैकल्टी नहीं है, हमारे पास रोजगार कहां से आएंगे जब हमने सुविधाएं नहीं दी हैं। हमने एक काम जरूर किया है 70 सालों में। आज अगर कोई ये कहता है, कोई डायरेक्टर कहता है, ये शायद आपके लिए भी नया होगा, अगर कोई थिएटर डायरेक्टर आपसे कहता है कि थिएटर में पैसा नहीं है, आप मान लीजिए सफेद झूठ बोल रहा है। क्यों? थिएटर में बहुत पैसा है। थिएटर की दुनिया के अंदर इतना पैसा है कि कोई भी एक साधारण सा व्यक्ति से 3-4 साल थिएटर कर लिया है, वो आराम से घर बैठे से पेपर वर्क करके, छोटा मोटा काम करके और सरकारी कागज पूरे करके वो लाखों रुपए कमा सकता है सरकार से लेकर। सरकार के पास बहुत पैसा है, सरकार के पास जो है ग्रांट के नाम पर बहुत पैसा है, फेस्टिवल्स के नाम पर बहुत पैसा है, अलग अलग योजनाओं के नाम पर बहुत पैसा है, लेकिन अभिनेता तक वो पैसा कहां पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। तो मेरी लड़ाई यही है कि अभिनेता जो सबसे, अभिनय जो केंद्र में है, रंगमंच के, सिनेमा के रंग केंद्र में भी अभिनेता है, लेकिन वहां पर अभिनेता के नाम से सिनेमा चलता है तो अभिनेता केंद्र में हो जाता है, लेकिन यहां निर्देशक केंद्र में है। और निर्देशक केंद्र में होने के कारण जो सारा का सारा आर्थिक ढांचा है वो निर्देशक की मुट्ठी में, और ये सबसे बड़ा विडंबना की स्थिति है। और इसीलिए आप देखिए जितने बड़े निर्देशक होंगे उनकी दुनिया उतनी बड़ी होगी, उतने उनके अभाव होंगे, उतने अभिनेताओं कहेंगे थिएटर में पैसा नहीं है। मैं नहीं कहता थिएटर में पैसा नहीं है, मैं सुबह से लेकर देर रात तक काम करता हूं, अपनी रोजी रोटी के लिए मजदूर की तरह काम करता हूं। सरकार से आज तक हमने 27 साल के अस्मिता के इतिहास में एक पैसा सरकार से नहीं लिया है, और उसके बावजूद आज अस्मिता पूरे भारत का सबसे बड़ा संगठन है, बिना किसी सरकारी सहायता के, बिना किसी कॉर्पोरेट की सहायता के। और अस्मिता के चाहने वालों का दुनिया जो है बहुत बड़ी है। स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह अस्मिता के चाहने वाले पढ़े हैं और सारे दोस्त हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये जो ईमानदारी होनी चाहिए, जो अभिनेताओं के प्रति जरूरी है, जिसका अभाव दिखाई देता है। और रंगमंच की दुनिया में हम नाटक मंच पर तो बड़े बड़े क्रांतिकारी करेंगे, हम करेंगे, हम जो है बहुत क्रांति दिखा देंगे कि ये परिवर्तन हुआ है, शोषण के खिलाफ बात करेंगे, असमानता के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ बहुत बातें करेंगे, लेकिन जब अपने अभिनेताओं के साथ आता है तो उनका नजरिया बदल जाता है। वो इसको कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगली जनरेशन के लिए, जो नहीं है। और जो नहीं है उसी की वजह है कि आज भी हमारे पास जो है ढांचा नहीं बन पाया है, रंगमंच का कोई ढांचा नहीं बन पाया है। जो जमीन आज से 50-60 साल पहले उद्योगपतियों को 1 रुपया गज पर दी गई थी, उस जमीन को उन्होंने कॉमर्शियल बना दिया है। आज दिल्ली के ऑडिटोरियम 50,000 से 1.5 लाख के बीच में हमें 8 से 10 घंटे के लिए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? उनके पर कोई नियंत्रण नहीं है किसी का, क्योंकि हमारे पास कोई कल्चर पॉलिसी नहीं है, कोई चेक नहीं है कि चेक करें कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि सरकार क्या काम करती है? सरकार नहीं चलाती, कोई पार्टी जो है देश नहीं चलाती है, पार्टी कल्चर नहीं चलाती, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स वो चलाते हैं जो एक भावलपुर नाम हाउस नाम का एक जगह है जिसके अंदर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय काम जो है देश के अंदर थिएटर विकास था, योजनाएं बनाना था, लेकिन आज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐसा संगठन बन गया है। सरकार का सारा पैसा वहां आता है, जिसको वो चाहे पैसा देते हैं, जिसको फेस्टिवल बुलाना चाहे उसको बुलाते हैं। वो एक तरह से जो कल्चर माफिया जिसको कहते हैं, कल्चर माफिया है, और हम लोग ब्लैक लिस्टेड हैं। लेकिन उसके बाद में परवाह नहीं करते, क्योंकि हम उनके पूरे फेस्टिवल में, भारत रंग महोत्सव में कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा दर्शक नहीं आते हैं। हम सुबह घर से निकलते हैं, सुबह 9 बजे नाटक शुरू करते हैं, रात को 7 बजे तक नाटक करते हैं, हम 20,000 से दर्शक सड़कों पर ले लेते हैं दिल्ली की। वाह। तो ये जो एक नजरिया है। और नाट्य विद्यालय में जो विद्यार्थी जाते हैं हमारे तो होते हैं, जो हम थिएटर ग्रुप में उनको 4-4, 5-5 साल ट्रेन करते हैं, पर हमारे बेस्ट विद्यार्थी आगे पढ़ाई के लिए जाते हैं, और निसंदेह उनको जाना चाहिए। और मुझे मौका मिलता है तो मैं भी हायर स्टडी करता हूं। मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो इंजीनियरिंग से निकाल दिया गया था 6ठे सेमेस्टर में ही कि तुम लायक नहीं, बाहर निकल जाओ। तो मैं नहीं जा पाया, मेरे पास तो डिग्री भी नहीं थी।
तो मैं भी जाना चाहता था और बहुत सारे जाने चाहते हैं, लेकिन उसका एक ढांचा और उसकी एक हमारे पैसे से चलता है, अकाउंटेबिलिटी हमारी जनता के प्रति बनती है, करदाता के पैसे चलता है। तो इसलिए हम सवाल खड़े करते हैं। हमारा विरोध जो है राष्ट्रीय इंडियन विद्यालय की बिल्डिंग से नहीं है, उसके प्रोफेसर से नहीं है, उस सिस्टम से है जो इतने सालों बाद भी चल रहा है, जिसका नुकसान आने वाली जनरेशन को हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये सवालात हैं और ये सवालात बहुत कड़वे हैं, और इस तरह के सवालों पर हमें सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए और लगातार इस पर बातचीत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक लंबी फहरिस्त की आपने बात की, चाहे हम बलराज साहनी से शुरू करें, लेकिन ये बात तो सच है कि बहुत सारे नाम नहीं नजर आते, कुछ चुनिंदा नाम ही नजर आते हैं। क्या थिएटर का क्राफ्ट और फिल्मों के क्राफ्ट में फर्क है, या फर्क किया जाता है, या ये फर्क बनाए रखना कुछ लोगों के लिए फायदे का सौदा है? देखिए क्या है कि थिएटर जो है ना वो सिनेमा के लिए एक ऑक्सीजन की तरह है। ऑक्सीजन आप निकाल देंगे तो सिनेमा मर जाएगा, वो है ही नहीं। तो अगर किसी भी मीडियम को आप देख लीजिए, आप उसके लिए एग्जाम्पल कहीं नहीं, आज की डेट में जो आप 2021 में जो कंटेंट देख रहे हैं उसमें सारे स्टार जो है वो थिएटर के हैं। तो आप चाह के भी नहीं कर सकते ना, जो चीज़ आप ऑक्सीजन को तो नहीं निकाल सकते ना दुनिया से। तो आप आर्ट से मतलब आप ये कहिए पिक्चर बिना किसी थिएटर के आदमी के अटैचमेंट से बन सकता है, तो मुझे लगता है तो नहीं बन सकता है। वो एकदम ज़ीरो बात होगी। बहुत साल पहले 90s के टाइम पे जब बहुत बुरा चल रहा था हमारा, तब हो रहा था ये सब, जब 15-16 गाने की फिल्म होती थी और अजीब सा टाइम था। पर आज की डेट में तो जो ऑडियंस है वो खुद ही अच्छा देख के अच्छा बोलती है। तो उसको आप ये नहीं कह सकते ना कि ये अच्छा, हाँ जो बिज़नेस वैल्यू है, जो एक तरीके से जैसे भाई ने अभी कहा ना कि जो सिस्टम है, तो वही उस तरह हमारे यहाँ भी जो सिस्टम है, जो गलती से एक टाई सूट पहन के एक ईमेल लिखने वाला आदमी होता है, वो एक बहुत डेंजरस जोन वाला इंसान है, जो आपको किसी 2 रुपए की चीज़ को 200 करोड़ का बेच रहा है और आप उसे ले रहे हैं। कंजम्पशन भी तो है ना उसका, आप देखते भी तो हो ना उसको, आप क्यों देखना बंद नहीं कर देते हैं? आपको जब अच्छा होता है तो आपको मैं सच बता रहा हूँ कि लोग अच्छी फिल्म जाके थिएटर में देखना नहीं चाहते हैं, जब फ्री में जब आएगी ना तब देखेंगे। तो ऑडियंस पे भी तो डिपेंडेंट है ना। आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट करना नहीं, आप चाहते हैं थिएटर जाएंगे, पैसा देना होगा, आप छोटी फिल्म नहीं देखते हैं। आपको वो जो 150 रुपये के उस पर जो मिल जाता है इंटरनेट पे, आप वो देखना ज़रूरी समझेंगे। आप टीवी पे फ्री में देखना ज़रूरी समझेंगे। पर आप जब वो थिएटर का फिल्म या छोटा इंडी फिल्म कह के जो हमने डिवाइड कर दिया, फिल्म होती है मेरे हिसाब से, वो इंडी फिल्म कोई नहीं देखने जाता है, कोई ऑडियंस नहीं देखने जाती। वो बेचारा अच्छी फिल्म बना के भी 3 दिन बाद जो है बैठा रहता है। 5 सिंह तोमर के साथ देख लीजिए, वो फिल्म 3 दिन बाद जो जाने वाली थी, हम लोग थे वहाँ पे, हमने देखा था कि कोई देखने, किसी को तो भेजो। जब तक देखी और वर्ड ऑफ माउथ से वो फिल्म चली। अभी दीपक डोडियाल की फिल्म को मिला है नेशनल अवार्ड, कोई देखने गया? मराठी फिल्म किया है उसने, एक दिल्ली के एक्टर ने। तो ये सब जब अच्छा होता है ना, तो आपको ज़रूर मतलब आधी जंग जो है ना वो ट्विटर से नहीं, 100 रुपये का टिकट लेके जाके पिक्चर देखने से होता है। वो लड़ाई वहीं पे जाके ही होगी आमने सामने। जब हम भी देखने जाएंगे, हम देखने नहीं जाएंगे, हम बैठ के कानून बताएंगे और ज्ञान देंगे कि आई थॉट दिस इज़ वेरी गुड एंड आई शुड गो बट आई वॉज नॉट देयर। तो वैसे नहीं होता है, क्योंकि थिएटर को अब आज की डेट में जितना ज़्यादा कॉरपोरेशन आपके लिए इन्वॉल्व हो रहा है ना, ये और उसका उल्टा ही देखिए, सारे थिएटर के एक्टर अभी स्टार हैं। सारे मनोज बाजपेयी को देख लीजिए आप, रोज़ अच्छा हो रहा है। तो अब टाइम है कि थोड़ा सा टर्न करके जो है एक स्टेप आगे लेंगे, वो 10 के बराबर होगा। तो मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। जी, एक फ़र्क अरविंद साहब रहा है, एक टर्मिनोलॉजी रही है कि ये आर्ट सिनेमा है और ये कॉमर्शियल सिनेमा है। ये फ़र्क धीरे धीरे कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नाम चाहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का हो, वो नाम दीपक भाई का हो, पंकज त्रिपाठी का हो, फैसल साहब का हो, या और तमाम सारे लोगों का नाम हो जो हीरो नहीं है, जिनके साथ वो सुपरस्टार वाला तमगा नहीं है, लेकिन अब वो अपने बूते पर फिल्म चलाने की क्षमता रखते हैं और उनके बूते पर फिल्में चल रही। आपको लगता है कि डिजिटलाइजेशन के बाद, ओटीटी के बाद, ये जो फर्क है आर्ट सिनेमा और कॉमर्शियल सिनेमा का, वो कम हुआ है, कम हो रहा है? जैसे कि फैजल ने कहा कि पहले सिनेमा जो बनता था वो
बड़े अभिनेताओं की, स्टारों की उसमें बनता था और बहुत पैसा इन्वॉल्व होता था, बहुत अंडरवर्ल्ड का होता था, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन ये दुनिया वहीं से शुरू हुई। पिछले 25 सालों में जो सिनेमा में जो अंतर आना शुरू हुआ है और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आया है। सबसे बड़ा तो ये हुआ है कि वहाँ से जो बाहर की दुनिया का पैसा आता था वो बंद हुआ, कॉरपोरेट अंदर आए और कॉरपोरेट के बाद और कंपनियाँ आई, तो धीरे धीरे जो नए प्रोड्यूसर थे वो आए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा सिनेमा का अंतर बदला और जो नए डायरेक्टर्स आए, जो फैजल की पीढ़ी के आए या पीयूष मिश्रा वाली पीढ़ी के आए या विशाल और अनुराग कश्यप वाली पीढ़ी के आए, इन्होंने जाकर काफ़ी कुछ जो है सिनेमा में अपना नया तरह से दखल दिया। ऐसे क्योंकि जो कला सिनेमा की आप बात कर रहे हैं, कला सिनेमा जो आर्ट मूवी, सार्थक सिनेमा जिसको कहा करते थे, जो श्याम बेनेगल, मणि कौल और गौर नीलानी, उस दौर का सिनेमा था, या ऋतिक घटक, सत्यजीत रे, तो ये जो एक पूरा दौर था जिसको हम कहते थे कला का सिनेमा। हमारे कला का मतलब है कि भाई ये ज़्यादा देखने के लिए बुद्धिजीवियों के लिए। लेकिन जब हमारी जनरेशन उसी को देखकर बड़ी हुई, मेरी जनरेशन जो है प्रकाश झा के दामूल को देखकर बड़ी हुई, जिन्होंने देखा कि दामूल में देखा यथार्थवाद के अति यथार्थवाद देखा कि किस तरह से संघर्ष होता है छोटे गांव में, कैसे वहाँ पर जो है छोटी छोटी बातों के लिए लोग खड़े होते हैं। बिहार के छोटे गांव की कहानी थी दामूल। तो हमने उस सिनेमा को देख कर आए, तो वो उस सिनेमा का मुकाबला लोगों ने कॉमर्शियल मार्केट से कर दिया। अब कॉमर्शियल सिनेमा नहीं था, पूरी दुनिया में बनता है सिनेमा। अच्छा सिनेमा, चाहे आर्ट हो चाहे कॉमर्शियल हो, सिनेमा सिनेमा होता है। तो ये जो अंतर आया था शायद उस समय इसलिए आ रहा था कि वो उसमें बहुत बड़े स्टार नहीं थे, बहुत बड़ा पैसा नहीं था, लेकिन उस समय के जो स्टार उसमें थे, जो अभिनेता थे, बाद में वो कॉमर्शियल सिनेमा के स्टार बन गए। ये अपने आप में बड़ा विकास था और धीरे धीरे वो जो एक अलग खांचे में डाल दिया गया था, एक अलग हाशिए में डाल दिया गया था कि तुम भी हो। जैसा कि आप देखिए राजनीति में क्या होता है, राजनीति में विरोधी को जिंदा रखा जाता है। विरोध करो, हमारा विरोध करो, हम करने देंगे, करो ना विरोध। विरोध ऐसा किया जाता है कई बार जो है ऐसे मूर्खों को भी नेता बना दिया जाता है कि बन नेता, मूर्ख विरोध कर। कि किसी दूसरे विपक्षी नेता को हमें नीचे करना होता है तो किसी गधे को बना दिया जाता है, विरोध करो हमारा। जो भी आप देख रहे हैं, आपकी उदाहरण की जरूरत नहीं है। जिनको और मैं ये ऐड करूंगा कि पिक्चर बनानी है, पूछेंगे जरूर क्या थिएटर से है ना, पर बोलेंगे नहीं, उनको चाहिए वही आदमी, उसको बुलाते हैं कि भाई हाँ इसको ले लो। ये वैसे नहीं होता कि ये डॉक्टर अच्छा है, तो वो करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये इसी तरह से उसी समय का जो अच्छा सिनेमा था उसको जो कॉमर्शियल मार्केट ने कहा ये तो आर्ट सिनेमा, सार्थक सिनेमा, यानी उसको अलग से लेबल दे दिया। लेकिन जैसे जैसे उनके डायरेक्टर्स श्याम बेनेगल ने जब मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम करना शुरू किया या लोगों के साथ उनके अभिनेता है, तो पता लगा सिनेमा तो वही था। उनका सिर्फ कहने का तरीका था और ईमानदारी से कहने का तरीका था। और जैसा कि अभी भी दिखाई देता है, जैसे कामाख्या की फिल्म में भी दिखाई दिया, वॉर फिल्म के अंदर, कि वैसी रियलिस्टिक सिनेमा बहुत सालों बाद बना है। तो ये सिनेमा वही है, सिर्फ उसमें पैसे का अंतर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो अभिनेताओं के स्टारों के बल पे सिनेमा चला करता था, अब वो जमाना नहीं रहा है। पिछले 20 सालों में थिएटर के कलाकारों ने वो पूरा ढांचा तोड़ दिया। ये अपने बहुत बड़ी बात है और उसमें बहुत सारे नाम है। आप एक तरफ से लिस्ट शुरू करेंगे, वहां से करते करते अभी जो ताजा फिल्म फेयर अवार्ड जिसको मिला है दीपक डोबरियाल, वहां तक आएगी। और नेशनल अवार्ड जिसको मिला है कंगना रनावत तक आएगी, जिसने तो खुले तौर पर, वो शायद पहली एक्ट्रेस थी, उसका राजनीति और ट्विटर वाले पक्ष को एक तरफ रखिए। आप उसमें आप और बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं और उसका अपना राजनीतिक दृष्टिकोण किसी को हो सकता है क्योंकि वो परिपक्व है, उसके बारे में ट्रोलिंग और इस तरह की बातों का मतलब नहीं है। लेकिन उसने जो सिनेमा और अभिनेता ने जो काम किया है, वो ऐसा काम हिंदुस्तान में आज तक नहीं हुआ था। उसने पूरा चैलेंज किया माफिया को, और बंबई में बड़े बड़े स्टार पैर पकड़ा करते ठाकरे बंधुओं के। वो अकेली लड़की थी जिसे चैलेंज दिया कि मेरी भी बंबई है, तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पर रहूंगी, और चैलेंज कर दिया। और ये अपने आप में एक थिएटर वाली थी वो। उसके बाद कोई बैकग्राउंड नहीं था, वो ऐसी लड़की है जिसके पास कोई थिएटर बैकग्राउंड, उसके बाद जो बहुत बड़े बाप का बैकग्राउंड नहीं है, उसके पिताजी बहुत बड़े फिल्म मेकर हों और उसको सिनेमा दे दें। वो दिल्ली में इसी तरह से काले कुर्ते पहन कर सड़कों में नाटक कर करके वो 17-18 साल की लड़की ने वहाँ तक की यात्रा की है।
तो मुझे लगता है कि संघर्ष का जो है अभिनेताओं के बहुत सारे लोगों ने किया। दीपक डोबरियाल 6 साल थिएटर किया, 4 साल बंबई में वो संघर्ष करता रहा, बहुत छोटे छोटे काम करता रहा। नवाजुद्दीन ले लीजिए, पीयूष मिश्रा लीजिए, पीयूष मिश्रा ने तो बंबई में काम किया, फिर वापस दिल्ली गया, फिर 4 साल यहाँ अस्मिता के साथ भी काम किया। तो बहुत सारे अभिनेताओं की जर्नी है। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी लगती है, थिएटर का अभिनेता जो रंगमंच से अभिनेता निकलता है, वो आपके नजरों में जो मार्केट है उसकी नजरों में स्टार हो या ना हो, हालांकि स्टार की डेफिनेशन बदल चुकी है, लेकिन वो अभिनेता होता है और सबको उसकी जरूरत होती है। मैं चाहूंगा फैसल भाई, आप जो बीच में बात जोड़ रहे थे कि पूछते ज़रूर हैं थिएटर से है, चाहिए भी होता है कि बुनियाद में कोई मजबूत पत्थर रखा जाए, उन्हें चाहिए हैं लेकिन उस तरह से खुल के नहीं चाहिए। क्या ये फ़र्क पिछले दिनों कम हुआ है या अभी भी ये बरकरार है? देखिए, कम का भाई बार बार मैं कह, सॉरी किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, ऑडियंस डिपेंडेंट बहुत है। आप कोई ख़राब फिल्म जाके 200 बार देखते हो, उसके बारे में लिखते हो, आप अच्छी फिल्म को कभी नहीं लिखते हो। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये 100 करोड़ की, ये कहाँ से होता है 100 करोड़? बिल्ली और बकरे तो नहीं जाते ना देखने के लिए, इंसान जा रहा है ना उसे, तो क्यों देख रहे हो भाई? वो ख़राब फिल्म है। अब मैंने अभी मैं और अच्छा, आप देखते भी जा रहे हो, उसकी तारीफ भी कर जाओ, अच्छा होगा, वो आपको कई साल बाद पता लगता है, 6 महीने बाद। यू नो व्हाट, एक फेसबुक पे कोई नोट लिखता है कि मैं ऐसे क्रैश करा था और मैंने देखा एक अच्छी फिल्म, यार जब वो लगी थी तो आप लोग क्यों नहीं गए? ऑडियंस डिपेंडेंसी थी बहुत पहले, अब क्या है कि वो चीज़ थोड़ा थोड़ा कम हो रही है। लोग सही में जा रहे हैं देखने के लिए, चलो ये भी फिल्म देख लेते हैं। और कोरोना ने थोड़ा ये भी भला किया काफ़ी चीज़ों का, कि अब जो पिक्चर जो है आगे मतलब अच्छा ही हुआ कि जिन चीज़ों में कि लोगों ने साल भर बैठ के जब बुरा बुरा देखा तो उनको पता लगा कि मेरा पैसा उसमें जा रहा था। पहले जब एक व्हील था ना, जो आप जाओ पिक्चर हॉल में क्योंकि आपको काम नहीं है, आपने 1000 खर्चा किया, कोई पिक्चर देख ली। अभी आपको पता है कि यार ये मेरा टाइम वेस्ट होगा 2 घंटा कि नहीं होगा। आप पिछली 3-4-5 पिक्चरें देखिए क्या क्या हाल है, मतलब लोग कुछ भी बना के कुछ भी बेच रहे थे और हम लोग देखे जा रहे थे उसे। पर अभी क्या है कि ये जो अच्छा है ना, वो एंड ऑफ द डे अच्छा ही रहेगा ना, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर एक अच्छा एक्टर है, वो दिल से काम कर रहा है, तो आप कितना उससे पीछे का काम कराओगे भाई? वो एक ना एक दिन तो कर ही देगा ना, और जिस दिन वो मिलेगा उसको कहेगा लो आओ, फिर उस चीज़ का वेट जो है। और ऑडियंस अभी हम मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की ऑडियंस बहुत अच्छी है, वो सब कुछ देख रही है। वो टीवी भी देख रही है बुरा सा, उसके बाद वो न्यूज़ भी देखती है दिन भर, जो मौत का कुआं वाली, उसके बाद वो टीवी फिर जाके पिक्चर देखती, फिर जो है ये देखती है, डिजिटल देखती है। तो वो ब्रेन ऑक्यूपाइड है, वो सब चाहिए उसे। वो भी डिवाइडेड नहीं कि मैं ये देखूंगा ये नहीं देखूंगा। अच्छा होता है तो हम सब लोग बहुत तारीफ़ करने लगते हैं। और उनका भाई, उनके पास अपनी एक वो है, मशीनरी है कि वो एक अच्छा करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाता है। वो जो ये आर्टिस्ट एक गलती करेगा, उसकी गलती मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाती है। तो उसका वॉर बहुत बड़ा है, क्योंकि इंटरनेट ने ना सबको फ्री में जो वो दे दिया है ना, 1 GB फ्री। सब क्रिटिक्स भी हैं, सब उसको बता भी देते हैं कितना ख़राब एक्टर है उसका है। पर वो भी होगा, पर कम हुआ है, पर अच्छा हुआ है। मुझे तो अभी बहुत अच्छा लगा ये देख के कि नेशनल अवार्ड में जो है धनुष को भी मिला ऐसी फिल्म के लिए। उस डायरेक्टर की आप फिल्में देखिए, वेट्रीमारन की, तो आपको लगेगा क्या फिल्म बनाता है वो। तो असुर को मिला और मनोज बाजपेयी को मिला, कंगना को मिला। 3 देखे ना कौन लोग ने क्या कर रहे थे, क्या है वो, तो अच्छा ही हुआ है ये। मैं एक सवाल और बतौर निर्देशक आपसे पूछना चाहूँगा। निर्देशक नहीं सर, प्रोड्यूसर। अच्छा जी, प्रोड्यूसर के तौर पे आपसे पूछना चाहूँगा, निर्देशक का सवाल मैं इधर लाऊंगा। OTT को आप किस तरह से देखते हैं? OTT को सर, वो एक्चुअली देर में हुआ पर अच्छा हुआ कि एक दिन तो इस देश में ये होना ही था। मैं अगर 10 साल पहले मैंने बताया, पहली बार मैं एक प्लेटफॉर्म गया था, मैंने कहा सीरीज़ बनाऊंगा, तो उन लोगों ने जो भगा होगा दिया था कि ये सब नहीं होता है ऐसे, हम डेली सोप बनाते हैं, 400 एपिसोड का कुछ है तो बताना, ज़िंदगी भर होने वाला। तो मैंने कहा वो तो नहीं कर पाएंगे। पर OTT ने जो है हाँ ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा उनकी जैसे वो बनाते हैं ना, 10 में से 7 चीज़ें उनकी अच्छी होती, 3 ख़राब होती हैं। हम लोग 10 में से 2 चीज़ें सही बना रहे हैं और 8 ख़राब बना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा एरिया है ना, वो कंजम्पशन का वॉर है कि हमारा आधा हिंदुस्तान, झूठ नहीं कहना चाहिए, पॉन बहुत देखता है, उससे रिलेटेड आप शो बना रहे हैं। आप शो स्टोरी के लिए नहीं बना रहे हैं। आपने लास्ट एक अच्छा शो बनाया था पाताल लोक, मतलब मुझे लगता है कि डेली क्राइम एक बहुत अच्छा शो था, और उसमें भी अश्मिता केशवाक सिंह जी बिल्कुल। और क्या, इंस्पेक्टर वही मैं कह रहा हूँ ना कि ऑक्सीजन का मैटर है ये। आप जो है थिएटर वालों को निकाल नहीं सकते हैं सिनेमा से, वो जो है ना चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वैसा है। तो अच्छे, वही कह रहा हूँ, अच्छी चीज़ ऐसे बनती है। उसके बनिस्बत आप देखिए 440 शो बने हुए हैं,
अजीब अजीब से शो बने हुए हैं। मुझे एक शो था देख के ऐसा लग रहा है कि मैं अंगोला में रहता हूँ, कि यहाँ पे कोई किसी को भी मार देता है, सीएम पीएम को मार रहा है, पीएम डीएम को मार रहा है, और हम सब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं, और ये कोई ये स्क्रिप्ट को ओके भी कर रहा है कि चलो ये बनाते हैं पैसा वैसा खर्चा करके कि लग रहा था घर में किसी ने पीएम को मार दिया, उसके बाद उसके बेटे ने उसको मार दिया, बेटे ने उसके भाई को मार दिया। ये सब एक पीएम के घर में हो रहा है। जहाँ जहाँ जो चीनी भी लेनी होगी ना तो आपको पूछना पड़ता है सिक्योरिटी से, वहाँ सब एक दूसरे को मार दिए हैं। तो ये मतलब ये भी हो रहा है, तो पाप ही है ये, धीरे धीरे ठीक होगा। पर ये है कि जनसंख्या हमारी इतनी है ना कि हम लोग अच्छा बनाते बनाते वहाँ तक पहुँच जाएंगे अच्छे तक, कुछ 2-4 साल लगेगा, हो जाएगा अच्छा। एक सवाल और, फिर मैं अरविंद सर की तरफ आऊँगा कि ओटीटी की जो सेंसरशिप की बात चल रही है, उसको लेकर के एक तबके का कहना है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, और एक तरफ आप खुद भी कह रहे हैं कि 440 बनाते हैं उसमें से 2 ही होता है जिनको बनना चाहिए। व्याकरण के स्तर पे भी बहुत खामियां होती हैं, कंटेंट के स्तर पे भी बहुत खामियां होती हैं। तो आप सेंसरशिप या फिल्टरेशन की प्रोसेस, इसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या किस हद तक होना इसका चाहिए? एक आसान सा सवाल है। डेली सोप 20 साल से आ रहा है, उसमें एक औरत की 4-5 बार शादी हो जाती है, उसके 14-15 पति हो जाते हैं, वो कभी चेंज हो जाता है। आपको अगर चेंज करना है तो बेसिक लेवल से चेंज कीजिए। ये ऐसे थोड़ी नहीं कर सकते कल ये बंद कर दो, परसों ये बंद कर दो, उससे कुछ होगा थोड़ी नहीं सर। देखिए क्या है कि ये हिंदुस्तान में इतनी ज़बान है, इतनी चीज़ें हैं, तो कंटेंट हर तरीके का है और हर लोग को बनाना चाहिए। आप उसको बंद कर देंगे तो आप न्यूज़ चैनल पहले बंद कीजिए सुबह से लेकर रात तक। उससे बड़ा सेंसरशिप क्या करना है भाई, जो सुबह से लेकर रात तक आइडेंटिफाइड है कि वो मरने मारने की बात ही कर रहा है, तो उससे क्या करेंगे। एक बेचारे आप क्या होता है कि फिल्म के लोग ना वो सबसे वो लो हैंगिंग फ्रूट कहते हैं उसे, कोई आता है 2 बार मार के निकल जाता है, जहाँ कहना होता है वहाँ जाके लोग नहीं बोलते हैं। करेक्ट है, आप कह दो अभी सेंसर लगा दो, क्या करेगा, कुछ और शो बनाएगा वहाँ पे, तो वहाँ नहीं लड़ सकते ना। देखिए आप लड़ने पे क्या होता है, पर ये थोड़ा सा रॉन्ग है ये करना, उसको अलग तरीके से करना चाहिए था। आप बेसिक से ठीक करो ना। आप एक डेली सोप बनाते हो, वहाँ पे दिन भर जो है एक आंटी मतलब एक सास अपने बहू के पीछे पड़ी हुई है भाई, उसको मारना चाहती, जहर देना चाहती, क्या है ये मतलब इसमें क्या चल रहा है। और वो मतलब एक बार नहीं मतलब दूसरी बार ट्राई मार रही है। एक घर में सब लोग एक दूसरे को मारने को तैयार है मतलब अगर सेंसर है तो यहाँ पे करो। अब आपने कह दिया वो हाँ किसी का रिलीजन करके, वो तो बहुत रॉन्ग है। और ओपनली आप देखिए ना, अच्छा शो या कोई भी अच्छी चीज़ का राइटिंग आप किसी को थोप नहीं सकते हो जो हो रहा है अभी। पर देखिए क्या होता है कुछ। और ओटीटी में तो एक और चीज़ भी ये है कि वो मुफ्त में तो उपलब्ध नहीं है। आप जाते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, रेटिंग दी हुई है बाकायदा, और तब जाकर के आप अपने तरह का कंटेंट वहाँ चुनते हैं। जो दूसरे तरीके का कंटेंट है डेली सोप वाला और न्यूज़ वाला, वहाँ तो सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, वहाँ कोई उम्र की भी सीमा नहीं है, उसको तो सभी लोग देख रहे हैं। हाँ, पर वही है कि वो तो सभी लोग देख भी रहे हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं 15-20 साल से। मतलब एक आप अभी जो वो टेलीविज़न है जो आ रहा है डेली सोप, एक तरीके का ऑडियो है। आप किचन तक जाएंगे और वापस आएंगे, सीन वही चल रहा होगा, भिंडी कट रही होगी और आप जाके खाना बना के आ जाएंगे। प्लस क्या है कि आप एपिसोड 1 में भी माँ अपने बेटे के बहू को मारना चाह रही थी, एपिसोड 780 के बाद भी प्लान वही चल रहा है। तो आप सोचिए ना कि ये मेंटल डिसऑर्डर वाली चीज़ है ना भाई, ये चीज़ आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। और एक घर में ही लोग रहते हैं, कभी बाहर नहीं जाते ये लोग, इनके पास टाइम नहीं है, क्या करते हैं लोग। आप किसी भी आप सोचिए ना, इलॉजिकल कंटेंट है वो जो कंज्यूम हो रहा है कई साल से, और जिसको देखने वाले भी देख रहे हैं कि भाई ये मर नहीं रहा, फिर मर के जिंदा हो गया, दादी पोता हो गई, पोता दादी हो गई, सब पूरा वो ऐसा चलता है। फिर कोई पोते का पोता पैदा हो जाता है, फिर वो कहता है 25 साल पहले आंटी ने ऐसा कर दिया था। वो आप समझ रहे हो, कभी कहता है मैं इसका पापा हूँ, कहते मैं इसकी मम्मी। तो ये पूरा आप परेशानी में जी रहे हैं, और ये आप और वो उसको आप इंटरटेनमेंट कहते हैं। तो कट्टू आप उसके बाद न्यूज़ देख लीजिए, सुबह 8 बजे से चिल्लाने लगता है कोई। तो आप जब ओवरऑल कंट्री का इमोशन देखेंगे तो वो पगलई में जी रहा है ना, उसको सेंसिबल चीज़ तो चाहिए ना कुछ देखने के लिए। सही बता रहा हूँ, आप जाके बाहर पढ़िए, बाहर आप HBO मैक्स का स्टोरी पढ़िए, आप नेटफ्लिक्स पे बुला वो पढ़िए, उनका रीज़न था कंटेंट बनाने का, वो लोग थोड़ी बनाने पहुँचे थे। आप देखिए 5000 करोड़ कंपनी बना ये रहे हैं बैठ के, बनाइए 5000 करोड़ रुपए का स्टार का ओवरऑल का दुनिया है। आप पढ़िए उनको ईयरबुक जाके पढ़िए, वो बना ये रहे हैं। तो क्या क्या करोगे फिर उसके लिए। फिर आप कहते हो कि जहाँ अच्छा बन रहा है उसको आप कहते हो बंद कर दो, इसको ये कर दो।
तो आप ही बता दो, आप बनाओ सरकारी कुछ, हम लोग देख लेंगे बैठ के, दिन भर बैठ के ये भी देख दो, वैसे है। जी यही सवाल मैं आपकी तरफ लाऊंगा कि थिएटर को लेकर के भी अभिव्यक्ति की आज़ादी और नाटकों पर रोक और तमाम सारी चीज़ें भी हाल के दिनों में चाहे वो गाय हो राजेश कुमार साहब का या और दूसरे नाटक हों, उनको लेकर के भी एक यही रवैया कि इन्हें न दिखाया जाए, इनका मंचन न किया जाए। एक तो ये कि यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, और दूसरी तरफ OTT प्लेटफॉर्म्स पे तमाम सारी ऐसी सीरीज आ रही हैं जहाँ न्यूडिटी को के लिए स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं है न्यूडिटी। आपको लगता है कि कोई सेंसरशिप होनी चाहिए? मैं नाटक से शुरू करूँगा। और नाटक की दुनिया जो अगर दुनिया में देखें तो ग्रीक नाटकों से शुरुआत होती है, जो हमें लगता है कि यहाँ ज्ञात उसमें, और वहाँ के नाटक चाहे सोफोक्लिस का नाटक हो, चाहे आज का कंटम्परेरी नाटक हो, या हमारे कालिदास का नाटक हो, या शूद्रक का नाटक। शूद्रक का नाटक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िएगा। उस पर उत्सव नाम की एक फिल्म बनी है, माटी की गाड़ी के नाम से एक हिंदी में नाटक हुई है, नृत्यकटिकम नाम का नाटक है। और तमाम दुनिया भर में जो भी अच्छा नाटक लिखा गया, खेला गया, वो नाटक हमेशा से जो परंपरा है, जो कुछ गलत हो रहा है, जो कुछ भी व्यवस्था कर रही है, सिस्टम कर रहा है, उसकी खिलाफत में लिखा गया। कभी भी उसकी प्रशंसा में या उसकी तारीफों में नाटक नहीं लिखे गए। क्या लिखे गए? बहुत दुनिया में बहुत सारे नाटककारों ने लिखे, वो नाटक दफन हो गए वैसे के वैसे। जो आज हम अगर शूद्रक का नाटक जानते हैं तो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि शूद्रक ने पूरे नाटक के अंदर जो द्वंद्व चल रहा है, लगातार जो संघर्ष चल रहा है, मेन कहानी के साथ भी अलग अलग जो सत्ता और जनता और उसके बीच में जो संघर्ष चलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो हर जगह मिलता है। वो कालिदास से लेकर वो यहाँ पर हमारे स्वदेश दीपक के नाटक, राजेश कुमार के नाटक, और मोलियर के नाटकों में, डेरियो के नाटक में, वसगर वजाट, महेश दत्तानी, तमाम नाटककार जितने भी आप ले लीजिए, भीष्म साहनी, कम से कम 100 नाटककार हैं। यहाँ तक कि गिरीश कर्नाड के नाटकों में भी उन्होंने तमाम चीज़ें, गिरीश कर्नाड तो खुद ही सड़कों पर अंतिम दिनों में जो आंदोलन के अंदर खड़े हुए थे। तो रंगमंच वालों की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जहाँ भी कुछ गलत होता है खड़े हो जाते हैं और बात करते हैं। और शायद इसकी जो जड़ें हैं, अगर आपने नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ पढ़ा हो कि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, और 4 वेद जो है कुछ ही लोगों के लिए सुरक्षित थे। तो 5वां वेद बनाया इसलिए गया है कि सभी के सारे वर्ण वाले सारे लोग उसको देख भी सकें, सुन भी सकें और मनोरंजन भी कर सकें। और उसकी जो परंपरा थी, उसका जो पहला नाटक हुआ था, जब भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, फिर नाटक हुआ, उस नाटक के भी अपने द्वंद्व हैं। आप उसको पढ़िएगा हिस्ट्री को, तो वहां भी नाटक के दौरान ही असुरों यानी कि अच्छी ताकत बुरी ताकतों के मध्य जो संघर्ष हो गया था। फिर उसके बाद उसमें संशोधन, ये लंबी कहानी। यानी कि कभी भी नाटक जो है कोई भी सुकून के साथ और चमचागिरी या आप किसी के कहने पर किसी के लिए नहीं लिखा गया। नाटक हमेशा अच्छा नाटक विरोध में खड़ा होता है। और इसलिए नाटक को रोकने वाले, जो सेंसरशिप की आपने बात की, नाटक को रोकने वाले, नाटक को दबाने वाले, नाटक को बंद करने वाले, रंग कर्मियों को जेल में डालने वाले, उनको मुकदमे करने वाले, वो जो है हजारों सालों से लोग रहे हैं। ये हर मजहब, हर जाति, हर सत्ता के अंदर हुआ है कि अगर नाटक आप सत्ता के खिलाफ करते हैं या कुछ भी बात करते हैं तो आपके खिलाफ जो है बातें होंगी, आपके हकों पर जो है वो अंकुश लगाएंगे ही। और ये भारत में जो शुरू हुआ था, जिसकी परंपरा हुई, वो अंग्रेजों ने शुरू किया था। और नील दर्पण नाम का नाटक उसके बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने नील की खेती पर उसके बारे में कुछ आदेश दिए, किसानों पर अत्याचार किया, हमारा शोषण किया, तो फिर उन्होंने उस पर एक नाटक लिखा। लोगों ने उसका नाटक का मंचन किया, उस पर मुकदमा हुआ, बहुत लंबा चौड़ा हुआ। उसके बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने, उससे पहले एक कोई कानून नहीं मिलता है सेंसरशिप का, अपने आप जो है सेंसरशिप लगा दीजिए, उसकी बात अलग है, लेकिन कानून के रूप में विधिवत नहीं मिलता है। जो अंग्रेजों कानून लगा था, सेंसरशिप अधिनियम, वो पहला कानून था जो भारत में बना था। और दुर्भाग्य से वो कानून जो है, और उसके टूटे फूटे अवशेष जो आज तक लागू हैं।
रंगमंच की दुनिया में लागू है। उसका नतीजा क्या होता है, जब भी कोई भी सरकार, कोई भी छोटा मोटा पुलिस अधिकारी भी कभी भी जाकर नाटक को रोक देता है, कभी भी जाकर नाटक के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। आज भी हमने दिल्ली में बहुत संघर्ष किया, अब हमने सिंगल विंडो करवा दिया। पहले बड़ी दिक्कत थी, लाइसेंस लेना पड़ता था, कई राज्यों में आज भी स्लिप जमा करनी पड़ती है, लेकिन दिल्ली में नहीं है ऐसा। तो ये अपने आप में सुकून की बात है कि हमने मेरे एक नाटक में 2005 में प्रतिबंध लगाया गया था और उसका बहुत हंगामा हुआ था। अब बहुत सारे, पहली बार शायद हुआ था कि हमारे जो अखबारों के संपादकीय, 4 बड़े अखबारों में संपादकीय लिखे थे और 2 दिन टेलीविजन के अंदर जो है उसी के ऊपर मेन डिबेट चली थी। तो ये बहुत बड़ा ये सभी को भुगतना पड़ा है, विजय तेंदुलकर से लेकर अरविंद घोष तक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप कौन होते हैं सेंसरशिप लगाने वाले, किसी भी जगह पर, कहीं पर भी, चाहे घर पर, अब भाई बहन पर लगाए तो ऐसे कपड़े पहनेगी, ऐसे नहीं पहनेगी, या उसके समय पर लगाए, किसी पर भी लगाए। कौन होते हैं सेंसरशिप लगाने वाले किसी भी तरह की, ये हमें तय करने दीजिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमारे विवेक पर भरोसा कीजिए। हम इस देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हमारी स्वतंत्र हमारा चिंतन है, हम पढ़े लिखे हैं, हम जो है बहुत सारे संसद के अंदर जो बैठकर चिल्लाते हैं उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनसे ज्यादा जानते हैं। और हमारे रंगमंच में जो आता है या सिनेमा में जो जाता है उसके पास अपना समझ होती है, अपनी विचारधारा होती है, अपनी सारी चीजों के साथ करते हैं। व्यक्तिगत चीजें तो सबके साथ चलती हैं, लेकिन उनके विवेक पर भरोसा कीजिए, उनके ज्ञान पर भरोसा कीजिए। हाँ, कोई भी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा कि समाज को पीछे ले जाने का काम करेगा, ये समाज को जो है भटकाने का काम करेगा। और जो आपने जिस पर इंगित किया, जिस तरह के सोप ओपेराज हमारे यहाँ चले, उसी पर हमारे बहुत सारे लोगों ने उस समय नहीं बोला और नतीजा क्या हुआ कि जनता ने एक समय उनको खुद रिजेक्ट कर दिया। जनता नहीं देखती है। आज जो टेलीविजन जो न्यूज आती है उसके कितने प्रतिशत लोग देखते हैं? लोग नहीं देखते हैं। 80-90% लोगों ने टेलीविजन देखना बंद कर दिया है। क्यों देखना? अपनी चॉइस है, मुझे नहीं देखना है। ओटीपी पे आप जो भी दिखाइए, जो मर्जी करते रहिए, मुझे जो देखना मैं वो देखूंगा और जिसको जो बनाना है उसको बनाने दीजिए। हाँ, ये कि आपकी देश के प्रति, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखकर बनाइए और किसी को भी किसी तरह का, मुझे लगता है कि अंकुश नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। हमें अपने बनाने वाले पर, निर्माता पर छोड़ना चाहिए वो क्या बना रहा है। फिर सबसे बड़ी चॉइस दर्शक की है, वो क्या देखे क्या ना देखे ये हमारे कंट्रोल में है। ओटीटी के बाद हमारे कंट्रोल में देखना नहीं देखना छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि ये हमारा समाज विकास कर रहा है। हमारे समाज में पिछले जो 10-15 सालों में बहुत ही विकास, आइए ना, अरे आपको, तो हमारे समाज ने बहुत विकास किया है और हमारे युवा पीढ़ी खासतौर से जो आ रही है उसके अपने चयन की जो परंपरा देखने की क्या है उसको पता है। और यही वजह है कि आज युवा पीढ़ी के हाथ में कमांड है कि किस तरह का आने वाले समय में सिनेमा बनेगा, किस तरह का ओटीपी प्लेटफॉर्म में जाएगा, ये होगा। अभी तो सब कुछ, अभी तो सिर्फ अराजकता की स्थिति है कि सब आ रहा है, जिसको जो मन रहा कर रहा है, लेकिन उसका विरोधी तो हो रहा है। लोग अपना विरोध कर रहे हैं, तो लोग अपने आप जानेंगे सही क्या गलत क्या है। सब कुछ जो है समय काल के समय में संदर्भ में चलता जाएगा। जैसे मैंने तय किया, मुझे सोशल पॉलिटिकल थिएटर करना है, लोगों के साथ मिलकर थिएटर करना है, जनता का थिएटर करना है, मैं वैसा थिएटर कर रहा हूँ। जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था उस समय पंजाबी रंगमंच होता था, पंजाब सपुर हाउस में जो डबल मीनिंग का होता था। हम लोगों ने शुरू में विरोध किया, फिर हमने छोड़ दिया। फिर हमने उसका विरोध की बजाय हमने अपना काम बढ़ाया, हमने अच्छा काम किया। नतीजा क्या हुआ? डबल मीनिंग के नाटक जो है वो लोगों ने देखने छोड़ दिए। तो यही आपकी ताकत है कि आप जो है किसी के विरोध या करने बजाय आप अपने काम को आगे बढ़ाइए, लोग जो है आपके साथ साथ चलेंगे। और यही जो रंगमंच की ताकत है। अब मैं हाल ही में बहुत चर्चा में रही पंचायत पे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों ने पंचायत देखी? मैं सिविक्स पढ़ाते हुए, जब मैं रूरल गवर्नमेंट पढ़ाता हूं तो मैं सारे बच्चों को पंचायत देखने के लिए कहता हूं। हमारे पास, पहले तो आप पंचायत से के बारे में, पंचायत के बनने की प्रक्रिया के बारे में, थिएटर का उसमें योगदान के बारे में, उसके विचार के बारे में, कैसे कंसेप्चुलाइज किया उसके बारे में हमें बताएं। और क्या हम इस तरह की और चीजें निकट भविष्य में उम्मीद कर सकते हैं आपसे? पंचायत तो टीवीएफ ने डेवलप किया था और उनके प्रोसेस का, उनका एक और शो भी बहुत हिट है, गुल्लक जी, जो बेस्ट, जो बहुत उससे भी अच्छा, मुझे लगता है पंचायत के बराबर से अच्छा है। तो उन लोगों ने, मुझे लगता है उनके प्रोसेस ने एक इस तरीके का ह्यूमर जो है
जो सच में लोगों को करेक्ट लगे विदाउट इंड्यूसिंग एनी म्यूज़िक, जो पिक्चरों में ट्यून टाँ टी लगा देते हैं, तो उससे हटके उन्होंने जो क्रैक किया है वो TVF ने इतने साल में क्रैक किया और उनको उसका पूरा रेट मिलना चाहिए। उनका प्रोसेस, उनके ह्यूमर को वो किस तरीके का शो बना रहे हैं जो और हिट भी है। TVF के करीब 10-12 शो हैं, इसमें 10 जो है 10 हिट शो हैं उनका कोटा फैक्ट्री हिट है। जी जी। तो वो प्रोसेस ऑफ राइटिंग, उन्होंने थोड़ा सा लेबर होता है उनके यहाँ ज़्यादा, वो लोग एक चीज़ पे लगे रहते हैं, वो राइटिंग प्रोसेस, क्योंकि हम लोग जो बेसिक चीज़ है राइटिंग उसको 3 महीना देते हैं, वो लोग 1 साल देते हैं। तो 1 साल अगर कोई आदमी एक ही चीज़ रोज़ कर रहा है, 6 सीन लिख के या 10 सीन लिख के, तो करेक्ट ही होगा। और उनका ह्यूमर जो होता है आपने अगर देखा होगा कि वो करेक्ट रहता है कि आपको ऑडियंस को, कैरेक्टर को, लोग को, और थिएटर क्या, रघुवीर भाई नहीं होते, नीना जी नहीं होती तो शो कहाँ से होता, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना फिर वो बिना उनके। और वो इसका बैकबोन है वो, और पूरा जो उसका रिहर्सल भी थिएटर की तरह होता है। सो वैसे प्रोसेस कराया जाता है कि ये किसी का एंगल लगा के शूट नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे प्रोसेस में जाते हैं, फिर डिसाइड करेंगे शूटिंग डे पे कि शूट कैसे करना है, पहले कौन क्या करने वाला है वो कर लेते हैं। तो मुझे लगता है वो मेरे लिए भी सीखने के लिए अच्छा है, मैंने भी उनसे काफ़ी सीखा कि जो है इस तरीके, पहले हम लोग जल्दबाजी में जो है 3 से 4 महीना 5 महीने का टाइम देते थे, अब मुझे भी लगता है कि राइटिंग नीड्स टाइम, और ह्यूमर तो बहुत टफ होता है सर, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। कोई ये कहते हैं कि मैं जो है कॉमेडी लिख दूँगा, सबसे टफ होता है, वो बहुत डिपेंडेंसी रहती है जोक की सामने ऑडियंस पे। हमको उस टाइम अच्छा लग रहा है, सामने को नहीं अच्छा लगा उस टाइम पे, तो क्या होगा। तो वो है, और वो जो प्रोसेस है उनका सीन शूट करने का, वो थिएटर की तरह है कि जब तक वो डायरेक्टर देखता रहता है कि पीछे कोई लाइट वाला नहीं हंस दिया ना, वो करवाता रहता है, बाकी करो 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 फिर से करते हैं। तो वो अच्छा है, उनसे बहुत सीखने को मिला। हमारे 45 मिनट का ठीक 45 मिनट हमारे पूरे हुए। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल भाई आपका, अरविंद सर आपका। तमाम सारे मुद्दों पर हमने बात की, और अगर अगले और 45 मिनट होते तो शायद हम तमाम सारी चीज़ें और अरविंद सर से और फैसल भाई से पूछते और जानते। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे और मौके जश्न अदब और रंजीत भाई हमें उपलब्ध कराते रहेंगे। आज के लिए अभी इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमें इतनी तसल्ली बख्श तरीके से सुना, और हैंड ओवर टू यू, हमारी तरफ से ये सेशन अब मुलतवी। गौरव भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बेहतरीन सवाल, इतनी अच्छी बातचीत, और रंजीत भाई का तो है शुक्रिया जिनकी वजह से सब हो रहा है, और फैसल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमानान का एक खूबसूरत महफिल के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया। मैं जश्न अदब की जानिब से एक मेमेंटो मेहमानों की खिदमत में पेश किया जाना है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ अपने वॉलंटियर से कि वो लेकर आएँ, और फाउंडर जश्न अदब जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब से दरख्वास्त है कि वो, और जैसा कि अरविंद गौर साहब ने भी बताया और कुंवर रंजीत सिंह साहब ने कि आज वर्ल्ड थिएटर डे है, इस मौके पर सबसे पहले जनाब अरविंद गौर साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश किया जा रहा है। इसके बाद जनाब फैसल मलिक साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करने के लिए मैं जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब फाउंडर जश्न अदब से दरख्वास्त गुजार हूँ। इसके बाद जनाब गौरव अदीब साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करने के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया।